हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एसएसटी के लेसन 1 पढ़ रहे हैं और इसमें अभी तक हमने कर्नाटिक वॉर फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ लिया था। आज हम है थर्ड कर्नाटिक वॉर जो है वो स्टार्ट करेंगे और जो कि है पेज नंबर 7 पर। ठीक है, सो थर्ड कर्नाटिक वॉर जो है वो 1756 में स्टार्ट हुई थी एंड 1763 में उसका एंड हुआ था। दिस इज़ द फाइनल फेज ऑफ कर्नाटिक वॉर एंड दिस कर्नाटिक वॉर इज बिटवीन एंग्लो एंड फ्रेंच। किन के बीच थी? एंग्लो एंड फ्रेंच के बीच थी, जो कि 7 ईयर तक चली थी यूरोप में। ठीक है, जो कि 7 ईयर तक यूरोप में चली थी। इस वॉर में जो वांडी वॉश था 1760 में, जो वांडी वॉश था जनवरी 76 में वांडी वॉश के वॉर में जो फ्रेंच थे वो डिफेट हुए थे, मतलब हार गए थे। और इसकी वजह से जो वॉर है उसमें जो ब्रिटिश कंपनी थी उन्हें विक्ट्री मिली थी, जो उन्हें जीत मिली थी। और इस कारण से जो कर्नाटक जो था वो इंग्लिश के पास चले गया था। मतलब कर्नाटक का जितना भी अधिकार था वो पूरा अधिकार अंग्रेजों के पास चले गया था। सॉरी, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि कर्नाटक पर तो उनका मतलब अंग्रेजों का कर्नाटक पर तो एक अधिकार था। साथ ही साथ हैदराबाद जो था, हैदराबाद से भी फ्रांसीसी को उन्होंने निकाल दिया था। ठीक है, यह हैदराबाद से भी उनको निकाल दिया था, फिर फ्रेंच को। फिर उसके बाद इस तरह से जो इंडिया के जो पूरे दूसरे स्टेट्स हैं, है ना, मतलब भारत पर इंडिया में फ्रांसीसी कंपनी का जितना भी यहाँ रूल था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। और अब जो ब्रिटिश कंपनी थी उनके पास, मतलब जो पूरी सुपरमेसी थी वो ब्रिटिश कंपनी के पास आ गई थी। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो फ्रांसीसी का एक ड्रीम था कि वो पूरे ऑल ओवर इंडिया पर अपना कंट्रोल करना चाहते थे, वो खत्म हो गया था, उसका एंड हो गया था। और इस तरह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके लिए एक न्यू डोर ओपन हो गया, जिसकी वजह से मतलब वो पूरे इंटायर इंडिया पे अपने जो सुपरमेसी है वो स्टेबलाइज करने के लिए उनके लिए एक न्यू डोर ओपन हो गया। तो दिस इज थर्ड कर्नाटिक वॉर एंड आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट बैटल ऑफ प्लासी इन पेज नंबर 8। ओके, सो हम पेज नंबर 8 पर बैटल ऑफ प्लासी स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमें बता रहे हैं बैटल ऑफ प्लासी में कि इसमें एक ट्रीटी साइन हुई थी। ट्रीटी का मतलब होता है एक तरह का समझौता, है ना, एक तरह का मतलब बातचीत करके। और ये जो ट्रीटी होती है 2 कंट्रीज के बीच समझौता होता है ना। ऐसा नहीं कि किन्हीं भी लोगों के बीच में बातचीत हुई तो उसको ट्रीटी बोलेंगे, नहीं। कंट्रीज के बीच जो फॉर्मेलिटी होती है जिसके तहत मतलब वो आपस में बातचीत करके समझौता करते हैं, उसे बोलते हैं ट्रीटी। और ये साइन हुई थी अलीगढ़ में जिसमें जो अंग्रेज थे, मतलब इंग्लिश में यानी अंग्रेज, ठीक है, उनकी डिमांड थी कि वो पूरे बंगाल पर ये ट्रीटी में ये था कि जो इंग्लिश है, मतलब जो अंग्रेज है, उनकी डिमांड को फुलफिल किया जाएगा। और लेकिन दे वांटेड टू कंट्रोल बंगाल, लेकिन वो चाहते थे कि बंगाल पर उनका अधिकार हो। इसलिए उन्होंने जो है उनका जो तैयारी है वो भी शुरू कर दी। और फिर क्लाइव जो था, है ना, क्लाइव ने जो जो पूरी फ्रांस की कॉलोनी थी चंद्रनगर, उस पर अपना जो है वो अधिकार कर लिया, मतलब ऑक्यूपाइड, मतलब उसका अधिकार चंद्रनगर कॉलोनी, जो फ्रेंच कॉलोनी चंद्रनगर थी, उस पर अपना अधिकार जमा लिया और नवाब उसे रोक तक नहीं पाया। क्लाइव जो था, क्लाइव ने नवाब के जो दुश्मन थे, है ना, क्लाइव ने मीर जाफर, है ना, जो कि उसका एक वो था, सेनापति था, है ना, सिरज उद्दौला, और इनके साथ मिलकर एक सेकेंड, मतलब इसके बाद ये बताते हैं कि जो क्लाइव है उसने मिर्जाफर, दुर्लभ और जगत सेठ आमिरचंद, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो इन सभी के साथ मिलकर मतलब एक तरीके से अपना एक न्यू, मतलब बिना किसी को बताए गुप्त तौर पर एक अपना क्या करा उसने नीति बनाई, है ना, और समझौता कर लिया। और जिसके
कारण ये हुआ था कि जो सिरजौदौला था उसे हटाकर मिर्जाफर को है ना बंगाल का नवाब बनाया गया था। अब जैसे ये सारी चीजें चल रही थी, मतलब ये षड्यंत्र चल रहा था, इसके बाद जो है वो एक वॉर करने के लिए मतलब स्टार्ट हो गए सब लोग कि ये हमारे पीठ पीछे इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। तो अब वो वॉर करने का मतलब एक रास्ता बहाना खोजा जाने लगा कि जिसके तहत मतलब वो वॉर कैसे भी करके स्टार्ट करेंगे और पूरे बंगाल को अपने हाथों में लेना चाहते थे। ठीक है, अब नवाब जो था उस पर ये आरोप लग गया कि उसने अलीगढ़ जो है उसकी डिसऑर्डरिंग की है, मतलब जो ट्रीटी है, जो उन्होंने समझौता किया था, संधि की थी, उसको तोड़ने का आरोप लगा था नवाब पर अलीगढ़ की। और इसके बाद आरोप लगने के बाद ही क्लाइव जो था उसने उसकी पूरी सेना के साथ मुर्शिदाबाद के लिए वो चल पड़ा कि वो मुर्शिदाबाद पर जाकर वॉर करना स्टार्ट कर देगा। एंड 23 जून 1757 को जो क्लाइव और नवाब दोनों के बीच में जो दोनों के बीच है उन दोनों फोर्स के बीच लड़ाई मतलब जो वॉर है वो स्टार्ट हुई। और ये जो वॉर हुई थी वो फ्लासी के ग्राउंड में, फ्लासी के मैदान में हुई थी, इस कारण इसे बैटल ऑफ फ्लासी भी बोलते हैं। और इस वॉर में क्या हुआ था, जो नवाब की आर्मी थी है ना, नवाब की आर्मी में जो नवाब के मेन लोग थे, मीर जाफर है ना, रायदुल्लब, यार लतीफ खां जो थे, वो सिर्फ दूर से चुपचाप एक मतलब उन्होंने सिर्फ अपनी पार्टिसिपेट नहीं किया उस वॉर में, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, वो सिर्फ एक दूर से उस बैटल को देखते रहे, जिसके कारण नवाब जो है वो डिफेट हो गया, हार गया और मारा गया। ठीक है, और उसके बाद उसे किसने मारा, और उसे मिर्जाफर जो कि नवाब का खास आदमी था, उसके ही बेटे मीरन ने उसे मार दिया। देखियो मतलब यही कि यही उसी के साथ धोखा हो गया नवाब के साथ, और उसे मार भी दिया गया। और इसके बाद जितनी भी फोर्स थी वो फ्लासी के जो वॉर हुई थी, फ्लासी का जो बैटल हुआ था, उसका कोई मतलब ऐसा कहता है कि उसका कोई इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, कि मतलब एक वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं रखता। ठीक है ना, लेकिन अगर हम देखें कि वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। और इसके साथ ही जो नवाब है वो मतलब बंगाल का एक न्यू नवाब आया, और अब जो बंगाल का नवाब आया था वो पूरी तरह से ब्रिटिश का पपेट था, है ना, ब्रिटिश के हैंड्स का पपेट था, मतलब एक उसकी तरह का कठपुतली था। और जो कुछ भी बंगाल में होना था, मतलब अब इस तरह से बंगाल की जितनी भी पॉलिटिकल लाइफ थी, उस पूरी पॉलिटिकल लाइफ पर ब्रिटिश का अंडर कंट्रोल था। एंड इसके साथ ही जो बंगाल है वहां पर लूट होना स्टार्ट हो गई। फिर मिर्जाफर ने मतलब यहाँ पे हमको बताते हैं ही अलाउ ब्रिटिश टू ट्रेड टैक्स फ्री इन बंगाल, मतलब उन्होंने ब्रिटिश ने ये चीज अलाउ कर दी कि बंगाल में टैक्स फ्री जो है वो ट्रेड होगा, व्यापार होगा। बिहार, उड़ीसा, इन सभी जगहों पर जो जहाँ के जमींदार है वो उन्हें 24 परगाना जो जमींदारी है, मतलब जमीन का किस्से की जमींदारी जो है वो मिलेगी। और कंपनी का जो कुछ भी मतलब कंपनी में अपने सिक्के डालने लगे थे, डालने का अधिकार हो गया। और इस तरह से जो पूरा बैटल हुआ था फ्लासी का, उस तरह से जो बंगाल की जो पूरी पावर थी वो किनके हाथों पे चली गई थी, ब्रिटिश के हाथों पे चली गई थी। तो ये था बैटल ऑफ फ्लासी, जो कि मतलब एक चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे पेज नंबर 9 पर ट्रीटी, मतलब अभी हमने देखा एक तरह से समझौता जो कि किसके बीच हो रहा है, नवाब ऑफ अवध एंड इलाहाबाद ट्रीटी। ठीक है, तो इसमें क्या चीजें साइन हुई, तो ये जो था 1765 में अगस्त में हुआ था, नवाब और इलाहाबाद की इसमें ट्रीटी हुई थी। इसमें उन्होंने क्या क्या चीजें रखी थी, पॉइंट्स क्या क्या थे, वो 4 पॉइंट्स है, वो याद रखेंगे हम। कि जो अवध के नवाब थे उन्हें 50 लाख रुपीज जो है वो कंपेंसेशन के तौर पर जो है वो कंपेंसेशन के तौर पर
मतलब जो इंग्लिश है वो अवध, मतलब जो अवध के नवाब है उनसे 50 लाख रुपीज अंग्रेज लेंगे, और अंग्रेज वो 50 लाख रुपीज एज अ कंपेंसेशन लेंगे, है ना, कि वो जो युद्ध जो वॉर हुई थी उसका एक वो तरह से हर्जाना भर रहे हैं। और इस तरह से इसके बाद पैसे लेने के बाद अंग्रेज उन्हें मतलब जो अवध के नवाब है उन नवाब को अवध वापस लौटा देंगे। फिर उसके अगला नेक्स्ट पॉइंट हमें बताया जो काड़ा और इलाहाबाद है उनके और उसके आसपास के जितने भी एरियाज है उन सभी को अवध से क्या कर दिया जाएगा, अवध से अलग कर दिया जाएगा एंड उन्हें मिला दिया जाएगा बादशाह, मुगल बादशाह जो मुगल एम्पेरर है शाह आलम को उन्हें दे दिया जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट हमें बोलते हैं कि द ब्रिटिश जो है जो ब्रिटिश का जो चुनार फोर्ट है वो चुनार फोर्ट जो है वो किसको मिलेगा, ब्रिटिश को मिलेगा। मतलब चुनार फोर्ट पर पूरी तरीके से किसका कंट्रोल रहेगा, कंप्लीटली ब्रिटिश का कंट्रोल रहेगा। फिर नेक्स्ट हमें बताते हैं कि जितने भी मतलब जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश को अवध की मतलब जो अवध की जितनी भी टेरिटरीज है, मतलब जितनी भी सीमाएं वगैरह है उन सभी के अंदर जाने का अधिकार भी मिलेगा और वहां पे ट्रेड करने का भी एक मतलब ट्रेड करने का भी उन्हें राइट मिलेगा। ठीक है, तो ये थी ट्रीटी ऑफ अवध एंड इलाहाबाद ट्रीटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट हम जाएंगे पेज नंबर डायरेक्ट 12 पर। ठीक है, 12 पर आते हैं तो 12 पर भी हम पढ़ेंगे लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैप्स जो है वो इसे बोलते हैं, एक तरह से हड़प नीति भी बोलते हैं। इसमें क्या रहता है, हड़प नीति में जो लॉर्ड डलहौजी ने ये जो पॉलिसी है वो फॉलो की थी और इस पॉलिसी के तहत वो क्या चाहते थे कि मतलब वो जो पूरा इंडियन स्टेट है, इंडियन स्टेट पर कंपनी पूरी तरीके से रूल करना चाहती थी बाय यूजिंग दिस डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैप पॉलिसी। ठीक है, और ये पॉलिसी के तहत क्या था, उन्होंने क्या करा था कि उन्होंने एक चीज बैन कर दी थी, क्या, जो कि इंडियन किंग्स होते थे उन्हें एडॉप्शन, मतलब यदि वो किसी भी सन को अडॉप्ट करते थे, किसी लड़के जैसे उनका कोई भी वारिस नहीं है तो वो यदि किसी वारिस को अडॉप्ट करते हैं तो उन्हें जो अडॉप्ट किया हुआ पुत्र है, जो लड़का है, उस पे उन्होंने बैन कर दिया था। और इस तरह से जो भी किंग है, जो बिना संतान वाले किंग है, उनका तो कोई वारिस ही नहीं रहेगा। तो यदि उनका कोई वारिस नहीं है तो जो उनका पूरा राज्य है वो ब्रिटिश के हाथों में चले जाएगा, ये बताते हैं। और इसी के बाद यदि जो रूलर मर जाता है और उसका कोई नेचुरल हेयर नहीं होता, मतलब खुद का कोई वारिस नहीं होता, तो उसे उस पूरे स्टेट को एनेक्स्ड मतलब कि ब्रिटिश में अधीन मतलब मिला लिया जाता है। नेक्स्ट मतलब मिला लेना। ठीक है, और इसके साथ ही मतलब ऐसा कई जगहों पर देखा, कई सारे स्टेट्स पे देखने को मिला, जैसे झांसी, नागपुर, सतारा में देखने को मिला, जिसमें डॉक्ट्रिन मतलब हड़प नीति के तहत उन्हें अपने ब्रिटिश कंपनी ने अपने जो पूरे राज्य उसमें मिला लिया। और इसी के साथ कई सारे ऐसे स्टेट भी रहे जिन्होंने उससे लड़ाइयाँ की, जैसे 1856 में हम बताते हैं कि अवध की जो नवाब है उस पे मिस गवर्निंग का एक्सक्यूज मतलब आरोप लगा दिया गया और इसके साथ ही उन्हें उनके स्टेट को ब्रिटिश रूल में नेक्स्ट कर लिया, मतलब उन्होंने ब्रिटिश रूल में उसे मिला लिया। एंड उसके बाद पूरे इंटायर स्टेट में 1757 टू 1857 के इनके बिटवीन जो ब्रिटिश रूल मतलब पूरा इंडियन स्टेट है जो ब्रिटिश रूल के अंडर आ गया। एंड उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है वो इंडियन स्टेट की तो जिस तरह से मतलब जो ब्रिटिश थे उन्होंने जिन पॉलिसी को फॉलो किया था, जिन पॉलिसी को उन्होंने अपनाया था, उन्हीं पॉलिसी के तहत जो इंडियंस है उन्होंने स्ट्रगल का जो मतलब फ्रीडम स्ट्रगल जो है 1857 में स्टार्ट करा। और मतलब इसी के बाद उन्होंने चाहा कि हम इनसे ब्रिटिश से अपने जो पूरी स्टेट है उन्हें वापस लेंगे। फिर इसके बाद जो है मतलब हमारा जो चैप्टर है ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, खत्म हो गया है और एक्सरसाइज हमने कर ली है। अब इसके बाद का जो चैप्टर है हम वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। वैसे आपको मैंने एक्सरसाइज करवा दी है तो आप इसके जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन
फिल इन द ब्लैंक्स एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ये जो तीनों चीजें हैं ये आपको लर्न करना है एंड दिस इज फॉर योर होमवर्क। ठीक है, तो आप होमवर्क अपना करें। ओके, थैंक यू।